Assalamu alaikum dear students. This is my second lecture of chapter 3 movement into and out of the cell for O levels classes biology. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह डिफ्यूजन में किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और उसमें हमने सरफेस एरिया के बारे में बात की थी। आज सरफेस एरिया की ही इम्पोर्टेंस को लेकर हम लेक्चर का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। सरफेस एरिया जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक्सपोज्ड एरिया होता है। वॉल्यूम तो वो चीज़ होती है जो कोई भी चीज़ जगह घेरती है उसको हम कहते हैं, लेकिन एक्सपोज्ड एरिया जहाँ से मटेरियल्स की ट्रांसफ़र हो सके, जहाँ से मटेरियल्स को लिया जा सके या मटेरियल्स मूव कर सके, वो सरफेस एरिया बनाते हैं। सरफेस एरिया जब भी किसी सेल का ज़्यादा होता है उसकी वजह से सेल के अंदर और सेल के बाहर मूवमेंट जो है वो आसानी से हो जाती है, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता चला जाता है। सरफेस एरिया हमारे उन सेल्स में ख़ासकर ज़्यादा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करनी होती है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे खुलिए हैं जो कि मुख्तलिफ़ टाइप्स के हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर हैं, वो मिलकर फंक्शन करते हैं और वो टिशू बनाते हैं। अगर हम ख़ास कर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को वायलाई बोलते हैं, ये प्लूरल में है वर्ड, और अगर हम किसी एक प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो इसे विलस बोलेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब है बाहर की तरफ बना हुआ एक छोटा सा उभार, ये फिंगर के जैसा होता है। अगर हम इन वायलाई को देखें तो ये इतने सारे उभार स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बने हुए हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पर डाइजेशन के बाद हमारा फूड अब्जॉर्ब होता है। तो आफ्टर डाइजेशन द फूड इज़ अब्जॉर्ब इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ सारे मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। अब ये जो प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें विलस हम बोलते हैं सिंगुलर में, अगर हम इसका एक सेल उठाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि इस एक सेल पर भी छोटी छोटी प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं। क्योंकि सेल्स माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं और इन पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, इसीलिए हम इन प्रोजेक्शंस को माइक्रोवाइलाई कहते हैं। और अगर एक प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो हम उससे माइक्रोविलस बोलेंगे। तो माइक्रोविलस भी इसलिए हैं और विलस भी इसलिए हैं ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम एक नए प्रोसेस की बात करते हैं जो कहलाता है ऑस्मोसिस। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। इसको हम दूसरे अल्फाज में, जो बिल्कुल सही टेक्निकल टर्म है, जो डेफिनेशन है आपकी बुक में पेज पर लिखी हुई है, इसी पेज पर एक छोटे से बॉक्स में उसमें डेफिनेशन जो है वो यूँ बयान की गई है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल। अब जिस तरफ पानी ज़्यादा होगा वो डिफ्यूजन के ही फॉर्मूले पर अमल करते हुए पानी हमेशा ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाएगा। लेकिन क्योंकि पानी फोर्स भी एक्सर्ट करता है, इसलिए हम पानी के लिए कंसंट्रेशन का वर्ड नहीं यूज़ करते, हम पानी के लिए वाटर पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं। वाटर पोटेंशियल को हम लेक्चर के अगले हिस्से में, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक छोटी सी लेयर होती है, इसे उर्दू में झिल्ली कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी चीज़ को अपने अंदर से गुजर दे। अब मेम्ब्रेन कई तरह की होती हैं। कुछ मेम्ब्रेन होती हैं जो टोटली परमिएबल होती हैं, वो हर चीज़ को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। लेकिन अगर हम अपने एनिमल सेल्स की बात करें और प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। परमिएबल का मतलब है कि ये पास करने देती है और सेमी का मतलब है कुछ चीज़ों को। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल के सबसे बाहर होती है। ये कुछ चीज़ों को गुजरने देती है अपने अंदर से, कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देती। किस बेसिस पे? साइज़ की बेसिस पे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर होते हैं। अगर कोई मटेरियल उन पोर्स से ज़्यादा बड़ा है, मिसाल के तौर पर ये पोर है और मटेरियल बड़ा है, तो जाहिर बात है ये उसके अंदर से नहीं गुजर सकेगा। और अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास जो पोर है उसके मुताबिक कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल उसके अंदर से गुजर सकेगा। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये पानी को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर से गुजरने देती है। तो यहाँ ये पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह यहाँ पर पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है और ज़्यादा वाली जगह से पानी मूव करता है कम वाली जगह पर जहाँ इसका पोटेंशियल कम है।
ये जो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें ख़ास कर हम पानी की मूवमेंट की बात करते हैं। आपको पता है कि पानी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में 70% जो है वो पानी मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे हर सेल के अंदर तकरीबन 75% जो है वो पानी मौजूद होता है। इसके अलावा पानी डाइजेशन के इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है उसके अंदर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे जिस्म में जब डाइजेशन हो रही होती है, जब एंजाइम्स वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। हमारा जो ब्लड है, जो कि हमारे जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें भी अगर हम देखें तो उसके दो हिस्से हैं। एक तो ब्लड सेल्स हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स हैं। इसके अलावा हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्लड का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पानी के जैसी सिक्रीशन है जिसमें गैसेस भी डिज़ोल्व हुई होती हैं, जिसमें हार्मोन्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं। ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड का तकरीबन 75% हिस्सा जो है वो बनाता है, कह लीजिए 55%। अब पानी ना सिर्फ इंसानों के लिए और जानवरों के लिए यानी एनिमल सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, पानी पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पौधे जो हैं वो रूट्स के थ्रू पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और उस पानी के अंदर मिनरल्स डिज़ोल्व हुए होते हैं, जिन्हें रूट्स के थ्रू वो अब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू स्टेम तक पहुँचाती है रूट। स्टेम से जाके ये पत्तों तक जाती है और पत्तों के पास जब जाता है ये पानी और मिनरल्स नमकियात, तो पौधा क्या करता है, पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और जो रूट्स के थ्रू इसको पानी पत्तों तक पहुंचाता उसको क्लोरोफिल ग्रीन कलर का मादा होता है, जिसकी वजह से पौधों का ग्रीन कलर है, और सनलाइट की जो प्रेजेंस है उसमें अपना फूड तैयार करता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ज़िंदा रहने के लिए पौधे अपनी खुराक खुद ही तैयार करते हैं। ये प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस है। इस फोटोसिंथेसिस के लिए भी पानी मौजूद होता है। पानी के अंदर हमारे बहुत सारे विटामिन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे हमारे डिज़ोल्व होते हैं, हमारे हार्मोन्स डिज़ोल्व होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेजिंग करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। और इसके अलावा तमाम किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी पानी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर पानी जो है उसमें डिज़ोल्व होते हैं। पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हम कहते हैं केमिस्ट्री में उस ऐसी लिक्विड को जो कि किसी इंपॉर्टेंट सॉल्ट को, कंपाउंड को अपने अंदर हल कर सके। तो पानी इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट और ये बहुत सारे सॉल्यूट्स को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमारे जिस्म में चलता है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारी किडनीज़ करती हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हम डाइजेशन कर रहे हैं, हमारे जिस्म में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट आयंस हैं, मिनरल्स हैं, उनकी ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों ने बनना है, बहुत सारी चीज़ों ने टूट फूट का शिकार होकर नई चीज़ों में चेंज होना है। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान बहुत सारे ऐसे अनवांटेड केमिकल्स भी हमारे जिस्म में बन जाते हैं और एनिमल्स के जिस्म में बन जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें यूरिया आ जाता है, इसमें आ जाता है यूरिक एसिड, तो और इसके अलावा अमोनिया भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ये 3 कंपाउंड है जो मुख्तलिफ जानवरों के जिस्म के अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान बनते हैं, और किडनीज़ या किडनी से मिलता जुलता कोई भी स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स को जिस्म से खारिज करने में अहम रोल प्ले करता है। अब हमारी बॉडी में पानी इंपॉर्टेंट रोल एक्सक्रीशन में कैसे पैदा करता है कि किडनीज जो हैं उन तक ब्लड सप्लाई जाती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को हमारे जिस्म से खारिज किया जाता है यूरिन बनाकर, और उस यूरिन के अंदर बहुत सारे यूज्ड हार्मोन्स भी होते हैं जिन्हें अब हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे टूटे फूटे सेल्स भी होते हैं, पस सेल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हैं यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं, इनको भी हमारी बॉडी यूरिन बनाकर एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान हमारे जिस्म से खारिज करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हमने देखनी है कि अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे अफेक्ट कर सकता है एक एनिमल सेल को। आप जानते हैं कि जो एनिमल सेल है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मैं यहाँ पर एब्रीविएट करके लिख रही हूँ। सेंटर में राउंड बॉडी जो मैंने बनाई है ये न्यूक्लियस है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो एनिमल सेल में तो सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एनिमल सेल की। आप जानते हो कि एनिमल सेल्स जो हैं वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी को, परमिएबिलिटी उनकी है। अगर हम इसको ताज़ा पानी में डालें, यानी ये ऐसा पानी है जिसमें सॉल्यूट्स बहुत कम है, जिसमें कंपाउंड्स बहुत ही कम है,
जिसमें सॉल्ट्स कम है, मिनरल्स कम है, आयंस कम है और ये ताज़ा पानी है, तो होगा क्या कि सेल के अंदर तमाम पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे और एक्चुअली ये प्रोसेस हो रहा होगा ऑस्मोसिस का। लेकिन एक वक्त आएगा कि मज़ीद पानी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सेल के अंदर इसके ऑर्गेनेल्स भी हैं, साइटोप्लाज्म भी है, इतना ज़्यादा सेल का जो वॉल्यूम है वो इतने ज़्यादा पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए सेल की बर्स्टिंग और लाइसिंग हो जाएगी अगर मज़ीद पानी अंदर जाता है तो। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम एक एनिमल सेल को सी वाटर में डाल दें, तो आपको पता है कि सी वाटर जो है वो सॉल्टिश वाटर है, जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स जो डॉट्स में शो किए हैं वो मैंने कम शो किए हैं, क्योंकि ये पानी सॉल्वेंट को देखें तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, ये पानी का वाटर पोटेंशियल कम है और सॉल्ट्स ज़्यादा हैं। इसलिए होगा क्या कि जब एनिमल सेल को ऐसे सी वाटर में डाला जाएगा तो साइटोप्लाज्म जो है वो इसका श्रिंक हो जाएगा और इससे सेल की डेथ भी हो सकती है। इस केस में भी ज़रूरत से ज़्यादा ताज़ा पानी अंदर आने से एनिमल सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा और इस केस में भी एनिमल सेल साइटोप्लाज्म के श्रिंकेज की वजह से डैमेज हो जाएगा अगर उसको मुसलसल सी वाटर के अंदर डाले रखेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑस्मोसिस का इफ़ेक्ट देखेंगे कि अगर ऑस्मोसिस होती है, पानी की मूवमेंट होती है वाटर पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसका प्लांट सेल पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और फिर हम बाकी का चैप्टर इंशाल्लाह ताला अपना कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।